earn their livelihood, and be provided with all basic facilities required by all human beings. So for that, vocational skill is there, but then how to channelize it as a source of income, that's very important. Thank you. सौदामिनी ने जो कुछ कहा मुझसे सहमत हूँ। एक तो कि करिकुलम में ऐड हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, और इसको एक होलिस्टिक रूप में देखा जाए, और ये राइट्स की बात हो मतलब वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से इसको ना देखा जाए। दूसरी बात है कि यहाँ से जो बच्चियाँ जा रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो उसमें से जो डेटा मेरे पास है उसको एनालाइज किया, तो उसमें लिखा 80 से 90% वो बच्चियाँ हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र की है। तो ऐसे में एक तो कि वो ह्यूमन, अगर वो बच्चों को घर वाले परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, वो उससे मतलब नहीं होता, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और उनका शोषण होता है। तो दो चीजें हैं कि एक तो वो कम उम्र में जाती है, दूसरा उनका शोषण होता है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि उनका अगर रोजगार पर एजुकेशन होगा, अगर उनका वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, जैसा कि हम केरला का एग्जाम्पल देखें, वहाँ से लड़कियाँ पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जाती है, पर बेसिकली वो लोग नर्स बन के जाती है, ट्रेंड होके जाती है, उनकी डिमांड भी है, और चूंकि वो एजुकेटेड होती है तो उनका शोषण भी नहीं होता, और एजुकेशन में 20 साल 22 साल कम से कम लगेगा, तो ऐसे भी बच्चे नहीं रहेंगे। तो झारखंड में जो जा रही है बच्चियां या बच्चे, वो 8 क्लास के बाद, 9 क्लास के बाद, और बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं 10th पढ़ने के बाद जा रहे हैं, उसके बाद उनको नहीं पता है या उसके गार्जियन को नहीं पता है कि इसके बाद हमको क्या करना है। तो ये अगर हम श्योर नहीं करेंगे, उनके करियर को, उनके लाइफ को श्योर नहीं करेंगे, तो आखिर कहाँ जाएंगे? घर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अगर वहाँ पे उनका जो भी ट्रेडिशनल जो जंगल पे या गांव में जो खेती था, वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, और नया जनरेशन वो खेती में जाना भी नहीं चाहता। तो ऐसे में अगर वो उस ओर नहीं जा रहा है तो किस ओर जाएगा? ऐसे में दलालों का रोल होता है, वो लोग आते हैं किसी तरह से बहाना फुसला के ले जाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि वोकेशनल ट्रेनिंग उनको मिले, उनको एक ऑप्शन मिले, अगर ऑप्शन मिलेगा तो सही वो ट्रैफिकिंग रुकेगा। ट्रैफिकिंग रोकने की बात यहाँ पे चल रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जितनी भी लड़कियाँ हैं और जो बाहर चली जा रही हैं, जैसा कि शेषनाथ जी ने कहा कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये बिल्कुल सही है, और उनको स्पेशली शिक्षा से जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम जहाँ तक बात करें, हमारा अभी 32 सालों के बाद जो चुनाव हुआ है, जो PRI मेंबर्स आज खड़े हैं, जो हमारे वार्ड मेंबर, पंचायत सदस्य हैं, जो भी हैं, उनको भी हम इतना उनसे भी मतलब हम सोच सकते हैं कि वो भी ट्रेन रहे कि हमारे गांव पंचायत में कौन लड़कियां, कौन सा परिवार जा रहा है, सेफ माइग्रेशन को लेकर वो उस पर जोर डाले, और उसका वो सारा डाटा इकट्ठा करके मतलब अपने पंचायत की खबर उनको हो कि हमारे पंचायत में कितने परिवार हैं, कितने घर के लोग हैं जो बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनको इसकी जानकारी हो, और जानकारी हो, सही जानकारी हो, पक्की जानकारी हो कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं या फिर किसी के घर में काम करने जा रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी पंचायत मेंबर्स के साथ साथ पूरे गांव को होनी चाहिए। इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि जो हम ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उस जगह से हम जहाँ से निकले हैं, जहाँ शुरुआत होती है ट्रैफिकिंग की, वो खत्म हो जाए, वो इस तरह ना हो। सेफ माइग्रेशन को लेकर लोग सेंसिटिव बने, जागरूक हों, और गांव का एक एक लोग को पता हो कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे साथ बाहर क्या होने वाला है या क्या होगा, उसकी जानकारी उसको पूरे अच्छे से होनी चाहिए, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाए। ऐसा नहीं कि वो छुप छुपा के किसी तरह चली जाए। तो मैं ज़्यादातर जोर दूंगी कि जो हमारे PRI मेंबर्स हैं उनको मजबूत बनाएं हम, और उनको ध्यान दिलाएं इस ओर कि आपके पंचायत में, आपके गांव में लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, क्या कैसे जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी, एक डाटा वो अपने पास रखें। हम झारखंड के आदिवासी लड़कियां, हम लोग गांव में तो रहते हैं, तो हम लोग गांव में रहते हैं तो आतंकवाद हम लोग को तंग करते हैं। जब हम लोग शहर जाते हैं तो ट्रैफिकर, यहाँ दलाल हम लोग को ठग के ले जाते हैं।
तो इसके लिए हम लोग झारखंड की लड़कियों के लिए सुरक्षा झारखंड में ही दी जाए और हम लोगों के लिए कानून बनना चाहिए। हम लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ पे आतंकवादियों तंग करते हैं और जब शहर जाते हैं तो ट्रैफिकर। हम लोगों के लिए कानून बनना चाहिए। मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग बाहर काम करने चाहते हैं उनका कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके परिवार वालों को कितना दुख उठाना पड़ता है। वो लोग कितने मतलब बिल्कुल ही अनाथ हो जाते हैं, उनका कोई काम करके कमाने वाला कोई नहीं होता है। तो अगर इस ओर भी अगर ध्यान दिया जाए कि जो जा रहे हैं उनको किस तरह से उनके मरने के बाद भी उनके परिवार को सुविधा दी जाए, तो हो सकता है कि लोग बाहर जाए लेकिन सुरक्षित पलायन करें और उनको लगे कि हाँ हम अगर जा रहे हैं हमको ये डर ना हो कि हम जाने से हमारा अगर वहाँ पे हम एक्सीडेंट होके मर जाते हैं या फिर कुछ होता है तो हमें हमारे बाद कौन परिवार को संभालेगा, ये डर उनके अंदर से वो हट जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैंने जैसा कहा कि हमारे पास 200 बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर हैं, जिनको हम शिक्षित कर रहे हैं। वे ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल पहले ईंट भट्टे में काम करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो थे, वो कुछ भी नहीं जानते थे, उनको जीवन कैसे जीना है, जिंदगी कैसे जीनी है इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। हमने उनको खुद ईंट भट्टे से लाया है और ईंट भट्टे से ला करके हम उनको आज एक हमारे नामकुम प्रखंड में हमारा सेंटर है, वहाँ पे हम उनको रख करके उनको पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं। और आज हमारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि मैम हम लोग बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं। पहले वो कहते थे कि नहीं हमें ईंट बनाना है, हम अपने माँ पिताजी के साथ में ईंट जितना बनाते थे हम उससे दुगना ईंट बना करके आपको देंगे, हम मतलब उसका दुगना काम करेंगे अपने मम्मी पापा से ज्यादा। लेकिन आज उनके अंदर एक जुनून है, उनके अंदर एक लगन आई है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ईंट भट्टे में नहीं जाना है, मुझे आगे आकर के आपकी तरह टीचर बनना है, आपकी तरह बोलना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है। आज हमारे बच्चे सारे यही कह रहे हैं। तो मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि मैं इस मंच पे आप लोगों के सामने आज इतनी सारी बातें रख रही हूँ, क्योंकि मैंने 5 सालों में देखा है बच्चों को वो बहुत मतलब उनको कुछ भी नहीं आता था, वो खाना कैसे खाना वो भी नहीं जानते थे, मगर आज उनको सब कुछ पता है। और अगर कुछ ऐसा होता है, ट्रेनिंग होती है, जब हम उनको भेजते हैं तो सारे बच्चे कहते हैं कि हम मतलब हमें शिक्षा से जोड़ने मतलब हम शिक्षित नहीं थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज हम जब शिक्षा से जुड़े हैं और साथ में आपके साथ हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारा भी बच्चों के साथ इतना लगाव हो गया है कि हम अपने परिवार वालों को छोड़कर बच्चों के ही साथ रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, आगे आए और वो भी देश का नाम रोशन करें। Well, thank you. Now I'm going to move on to my last question before we go on to the kind of like the question and answer or anything. No, I have one last question. So my last question now is to the panel. What everybody's always using that buzzword, innovation, and or if people start to use software like WhatsApp. We have somebody here who's visiting, who has this social, what is it, developing software, and people are always talking about these different things. Somebody who's developed software for some type of movement in the Northeast, who's here in the audience. There's always this talk about this. And so, it has been used in a very positive way. And what innovative methods have you seen people use, or just some of you, have you created anything, or have you used any of this software to help you with some of your work? Or have
we've seen others use software, like not just Facebook and Twitter, but other platforms to help with anti-human trafficking, or helping get information out to people who are vulnerable. If you've seen this, could you provide some examples of what you've heard of or what you've seen? व्हाट्सएप पे हमने 2 ग्रुप बनाया झारखंड में। एक है झारखंड विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग JAHT, इसके अलावा चाइल्ड राइट्स का ग्रुप है। तो जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं उनके बीच हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो भी न्यूज़ होता है हम लोग उसमें डालते हैं, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक तो ऐसे हम लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। दूसरा एक वेब पेज है childrights.in, उस पर जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से जुड़े जो भी इंचार्ज हैं, चाहे STFU से रिलेटेड जो इंचार्ज है, SCWC है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। और उस पर भी, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उस पर बहुत सारे कॉल भी आते हैं, कई बार केरला से, कई बार झारखंड से, और वो लोग जो भी केस आते हैं, चाहे मिसिंग का हो, ट्रैफिकिंग का हो, वो देते हैं। उसके बाद हम लोग थ्रू चैनल उसको झारखंड पुलिस को भेजते हैं। तो ये फंक्शनल है, ये इनिशिएटिव है। हमने 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया है, मैंने बैद्यनाथ में मिलकर शुरू किया, और उसमें बहुत सारे मामले आते हैं। तो हमने एक वेब पेज और ये व्हाट्सएप को यूज किया। हमारी जो सखी सहेली टीम की लड़कियां हैं, वो हमने जब शुरुआत की थी 2011 में, तो हम सिर्फ 5 लड़कियां थी। आज हमारे पास लगभग 500 लड़कियां हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कि हम उनको स्पेशली ट्रैफिकिंग, स्टॉप ट्रैफिकिंग और सेफ माइग्रेशन की जानकारी देते हैं। और उनके साथ हम हमेशा हर महीने गांव के चौपाल में बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग में बातें करते हैं। और ऐसा करने से हमें ये फायदा हुआ कि लड़कियां जागरूक हुई हैं, और उन्होंने सारा कुछ हमें जानकारी दिया कि कौन लड़की कब जा रही है, स्कूल की लड़की हो या कॉलेज की लड़की हो। मतलब उनके जो दोस्तों के जो सर्कल है, उससे ये जानकारी मिली। हमारे ग्रुप को ये फायदा हुआ कि हम लड़कियों को कन्विंस कर पाए कि आप बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, आप अपने गांव में ही पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, आप 18 साल के हो जाइए, उसके बाद आप अपने पैर पे खड़े होने के लिए आप पढ़िए, फिर आप बाहर जाइए, आपको सारे मुद्दों की जानकारी हो। इस पर ज्यादा हमने जोर दिया है, और आज हमारे साथ 500 से ज्यादा लड़कियां और जुड़ रही हैं। और हमारा एक रांची रेकर्स फुटबॉल टीम है, जिसमें कि लड़कियां फुटबॉल खेलती है, और फुटबॉल खेलकूद के माध्यम से वे बाहर नहीं जाना है, क्या मतलब उनका क्या काम है, फुटबॉल के माध्यम से भी बहुत निकल कर आगे आई है और फुटबॉल खेल रही है। और बहुत अच्छी टीम है हमारी रांची रेकर्स टीम, जो बहुत बढ़िया खेल रही है। और इसके माध्यम से भी हम ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लड़कियों को आगे लाकर उनको जागरूक बना रहे हैं। उनको हम हर महीने बैठते हैं, उनको जेंडर और यौनिकता जैसे मुद्दों पर भी चर्चाएं करते हैं, और उनको ये भी जानकारी देते हैं कि बाहर जाने के बाद आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सारी जानकारी हमें बताइए, आप क्यों जाना चाहते हैं। हम सारी जानकारी लेते हैं, घर वालों को समझाते हैं कि आप बच्चियों को बाहर ना भेजें। तो इस तरह से हमारी संस्था, हम सब मिलकर ये एक कोशिश करें, एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि हम इस ट्रैफिकिंग को जड़ से मिटा सकें और खत्म कर सकें। I'm going to translate what you just said. They started a club called Sakhi Saheli Club, where they have monthly meetings, and initially it started with 5 people in 2011. Now they have more than 500 members of this group. They also run a football club. Which helps in spreading awareness. She's basically channelizing their energy into gender sensitivity. Teaching them about sexual exploitation, other types of exploitation of which these poor village girls were not aware about. So basically they're doing a wonderful job. Now, I'm going to move into our question and answer. Well, I'm going to open it up to the audience now for questions, and there's going to be a lot. So I'm going to ask my colleagues here to help me with passing out the microphone. Who has a microphone here?
Okay, before you start, say your name, where you're from. I'm Roshan Kumar from St. Xavier's College, Ranchi. My question is basically to you two lady and one person. I think all of you want to make career in social sector. From where will you get fund? And there is a very much constraint of fund. I had been intern at Diya Seva Sansthan, which was for anti-human trafficking. I am basically a student of finance. I want to raise some finance for that organization. But one of my seniors is management trainee at CCL. What he used to say that if you will have in Hindi, अगर आपका पहुँच है तो ही आपको पैसा मिलेगा. If you will present that proposal in a very nice way, despite that you will not get fund for your organization. How will you challenge this issue? Anybody want to address? यदि मैंने आपका सवाल अगर सही से समझा, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आपकी पहुंच नहीं होगी आपको पैसे नहीं मिलेंगे. मैंने सही बोला ना? So basically he is saying that if you don't know the big shots, you won't get funds. In short. सबसे पहले मैं हिंदी में बोलूँगी अगर आप समराइज है. मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा काम आपका सोशल मीडिया करेगा. एक खराब फल आपका पूरी टोकरी खराब कर देता है. तो आपके जीवन में ऐसे बुरे अनुभव रहे होंगे जहाँ पे आपने अच्छा प्रपोजल कर, मैं मानती हूँ कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, पर दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है. अगर आप फेसबुक पेज अपना पूरा अच्छे से बनाएंगे, उससे अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, तो 1000 में कम से कम एक आदमी का आएगा, चाहे 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पर जरूर होगा. तो सोशल मीडिया बेस्ड वेरी बिग रोल है. More question. Can you? Also, my advice too is, and I think a lot of the people who are here in the audience who are working in NGOs and who've been working for many years, for 20, 30 years, will tell you, it's not just a pretty proposal that people will fund. To show what the work you've done so far. You have to build the networks so people can build trust. If you send me a really nice proposal, but you've never done a project in your life, I'm not going to prioritize your grant. Because you need to build that trust, you need to build that capacity. But it doesn't mean you should keep on trying. Next question, yes sir? Good morning. I'm Sujit Goswami from National Domestic Workers Movement. We also work in the field of trafficking. My question is that one incident last month, a handicapped children were rescued. After that, when we sent after processing in the CWC, Child Welfare Committee, when we sent to the home, the authority of home refused to accept this as because the children was handicapped. They told that we have no mechanism to deal with these handicapped children. Now there is no alternative home or any alternative systems there to handle with this type of problems. Are there? My question is now, after this conclave, 2 days conclave, whether any written procedure will go towards the government machineries or government functionaries for solution of this type of problems. Number one. Number two. Okay, put you to one question. Thank you. I think it was just a suggestion. So at this point, we are closing it up, the session. I know you have some more questions. Please do find our panelists outside or in the audience today if you have any other comments or questions. I know a lot of you do. But thank you. I want to thank all of you. Bahut dhanyawad for everything that you provided today, and we're going to move on to our next session. Thank you very much.
से बात करना फिर